है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ये पूरा हफ्ता ही काफी अहम होने वाला है। आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेंगी, तो ऐसे में बाजार पर एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस पूरा वीक काफी बड़े इवेंट्स भी होंगे जिस पर की नजर रहेगी, और इस बीच ग्लोबली भी काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, उस पर भी बाजार का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक एक करके आपके सामने वो रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले एशियाई बाजारों से करते हैं और संकेत यहां से कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। सारे के सारे एशियन मार्केट्स इस वक्त नीचे हैं। गिफ्ट निफ्टी 151 अंक नीचे, 24,400 के नीचे भी अब फिसल चुका है गिफ्ट निफ्टी, तो यहां से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। दूसरे इंडाइसेस भी देखेंगे तो निकाई भी करीब 336 अंक नीचे है। कोरिया के बाजार करीब 1.5% नीचे हैं। चीन के बाजार में भी कमजोरी 0.5% की, और हांगकांग के बाजार में भी कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजार सारे के सारे इंडाइसेस इस वक्त हम देख सकते हैं कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और इसके पीछे वजह भी है। ओवर द वीकेंड एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर कुछ यहाँ पर न्यूज निकल कर आ रही है, और अपडेट ये है कि जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया और उन्होंने अपना नाम इस चुनाव से वापस लेने की घोषणा कर दी है। उसी का इम्पैक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार में है, और दुनिया भर के बाजारों में इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी एशियाई मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। कुछ इकोनॉमी में कोरिया में इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, और चीन के एलपीआई यानी कि लोन प्राइम रेट के भी आंकड़े अब से कुछ ही देर में हम आपके सामने लेकर आएंगे, तो वो भी घोषित होंगे, उस पर नजर रहेगी। लेकिन शुरुआती संकेत इस वक्त एशियाई बाजारों से कमजोरी के मिल रहे हैं। एक और चीज हुई शुक्रवार को, आपको याद होगा कि ग्लोबल स्तर पर आईटी आउटेज देखने को मिला, और उसका भी असर दुनिया भर के बाजारों पर था, स्पेशली टेक शेयरों में। अमेरिकी बाजार भी दिन के निचले स्तर के पास बंद हुए। डाउ जोन्स में 370 अंकों की गिरावट थी, और अप्रैल के बाद अगर देखेंगे तो S&P 500 में सबसे बड़ी वीकली गिरावट देखने को मिली है। पिछले हफ्ते S&P 500 कुल मिला के 2% टूटा, और नैस्डैक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप टेक शेयर सभी में, ब्रॉडर मार्केट्स में हमने देखा कि काफी ज्यादा बिकवाली हावी थी, और यहां पर सबसे ज्यादा जो कमजोरी देखने को मिली वो थी टेक शेयरों में। टेक्नोलॉजी आउटेज जो था शुक्रवार के दिन, उसके बाद हमने देखा कि क्राउड स्ट्राइक में 11% की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार नजर आया। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जिसके चलते हमने देखा कि दुनिया भर के बाजार, ना कि सिर्फ यूएस के मार्केट्स, दुनिया भर के बाजार में इसका इम्पैक्ट स्पेशली टेक शेयरों में नजर आ रहा था। बाजार की नजर अब आगे अर्निंग्स पर होगी, फेड पॉलिसी पर होगी, क्योंकि इस समस्या से अब धीरे धीरे उभरता हुआ नजर आ रहा है, और वापस से हम देखेंगे कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट में लौटते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में अब बाजार की नज़र इस पूरे हफ्ते अर्निंग्स पे रहेगी, फेड पॉलिसी पर रहेगी। गुरुवार को यूएस के दूसरी तिमाही के जीडीपी भी के आंकड़े भी आने वाले हैं, उस पर भी नजर रहेगी। और फेड पॉलिसी की बात करें तो अब सितंबर में कटौती की संभावना 90% से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस बीच किस तरह के कॉमेंट्स आएंगे फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखना। यूरो बाजार के संकेत भी नेगेटिव ही हैं, और तीनों के तीनों इंडाइसेस दिन के निचले स्तर पर बंद हुए ग्लोबल आईटी आउटेज के कारण। अन्य संकेतों की बात करें तो फेड पॉलिसी के पहले बॉन्ड यील्ड्स हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। डॉलर स्थिर है, हल्की तेजी वहां पर भी देखने को मिली, जिसके चलते सोने में जो ऑल टाइम हाई हमने देखा था वहां से अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। $2400 के पास इस वक्त गोल्ड कारोबार कर रहा है। और कच्चे तेल में भी थोड़ी नरमी है, क्योंकि गाजा में युद्ध विराम की बात की जा रही है। डॉलर में भी थोड़ी हमने देखा कि मजबूती आई है, उसके चलते कच्चा तेल इस वक्त $83 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के संकेत, और आज संकेत थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए, और क्योंकि हमने भारतीय बाजारों में भी शुक्रवार का जो सेशन देखा था वो कमजोरी का ही देखा था। अहम सपोर्ट लेवल्स के पास मार्केट बंद हुए, और दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग हमने देखी भारतीय बाजारों के लिए। एक बार एफआईआईज और टीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में 1500 करोड़ की खरीदारी हुई है, एफआईआईज ने की, और डीआईआईज ने 461 करोड़ की बिकवाली की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2030 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शन में 15,824 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से। तो यहाँ से तो डेटा पॉइंट्स थोड़े ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है, और डीआईएस ने कुछ ज्यादा बिकवाली नहीं की है। लेकिन ये पूरा हफ्ता जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। बजट है कल के दिन, और उसके पहले हम देख रहे हैं कि भारतीय बाजार उसी पर रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे।
तो एक बार समझ लेते हैं कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, किस तरीके से ट्रेड करें। ये सब पूरा एनालिसिस लेकर हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करें बजट के ठीक एक दिन पहले। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के अंदर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सेलिंग आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आना शुरू हो गया था और आपने ये देखा भी होगा ग्लोबल मार्केट्स में भी आज थोड़ा प्रेशर है। तो एक कॉम्बिनेशन है ग्लोबल मार्केट्स का और थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट का। इवेंट से पहले आपने देखा एक पॉइंट और है जो मैं हमेशा से नोटिस कर रहा हूँ, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट कोई 15 के आसपास आ चुका है। तो आज 15 को ब्रेक करके उसमें ब्रेकआउट होगा और वो 17-18 तक जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि बाजार के अंदर थोड़ी वीकनेस है और ऊपर जाने का और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। एक और चीज जो मार्केट के अंदर प्रिवेल कर रही है वो है इंस्टीट्यूशंस के नंबर। अभी तक इवेंट से पहले इंस्टीट्यूशनल के नंबर के अंदर किसी तरह का कोई मेजर चेंजेस नहीं है। स्पेशली एफआईज के नंबर के अंदर करीब 80% अभी भी लॉन्ग पोजीशंस लेके वो खड़े हुए हैं। तो हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा इवेंट से पहले उनकी तरफ से भी सेल ऑफ प्रेशर आया और उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एफआईज और माफ कीजिए डीआईज और रिटेल अभी तो पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी इवेंट को पास ऑन होना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट है जो मार्केट्स के अंदर उथल पुथल हो रही है, खासकर अगर आप देखें बिल्कुल आपके नेबर में बांग्लादेश है और साथ ही यूएस के अंदर जो थोड़ा बहुत चेंजेस है वो भी सॉर्ट ऑफ थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहा है कि इन दोनों देशों में और क्या होगा और इसका इंडिया इम्पैक्ट कितना आ सकता है। दो नंबर्स भी आए हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बड़े नंबर हैं, एचडीएफसी के नंबर हैं। मार्केट उस हिसाब से अगर आप देखें तो उनको नंबर्स को ऑलमोस्ट ठीक ठीक जज कर रहा है। कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर्स नहीं जिसकी वजह से बाजार बिल्कुल तोड़फोड़ मचा दे। और अगर आप एडीआर्स भी चेक करेंगे तो टिपिकली उनके एडीआर्स भी उतने अच्छे नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट पूरी तरह से भी रेंज में है। रही बात एफ एंड ओ के डाटा की, तो निफ्टी के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर आया। इवेंट से पहले अनवाइंडिंग का प्रेशर है। 25 तारीख को डेरिवेटिव एक्सपायरी है, यानी कि इस वीक डेरिवेटिव एक्सपायरी भी होगी और आप मंगलवार को बजट देखेंगे तो जो कुछ अनवाइंडिंग का प्रेशर है ना वो भी मार्केट्स के अंदर टिपिकली नोटिस हो रहा है। और ये बैंक निफ्टी के अंदर भी नोटिस हो रहा है अनवाइंडिंग का प्रेशर, क्योंकि वो भी अनवाइंड्स होती हुई दिखा रही है अपनी पोजीशंस को। तो कुल मिला के रोल ओवर भी थोड़ा लो है, अनवाइंडिंग की पोजीशंस बनी है, ग्लोबल मार्केट थोड़ी अनसर्टेनिटी के साथ है, रिजल्ट्स का इम्पैक्ट, ये सारी चीजें बता रही है कि मार्केट के अंदर बड़ी पोजीशंस नहीं लेनी चाहिए। और पूछा, अगर आपको याद होगा तो हमने पहले भी आपको ये बात नोटिस कराई थी कि मार्केट्स में बड़ी पोजीशंस इस समय ना ली जाए। और अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो 30-40% आप प्रॉफिट बुक कर लो। अगर आपको याद है तो ये बात हमने बहुत जोर से कही थी और 3-4 दिन पहले लगातार से बता रहे हैं आपको कि 30-40% अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक करो, क्योंकि यहाँ पे ये जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं हो पाएगा। तो एग्जैक्टली आप देखोगे तो आज भी हल्का गैप डाउन होगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 200 पॉइंट आपने खो दिए, तो आप 300-350 पॉइंट निफ्टी के बचा लेते अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करके बैठे होते तो मार्केट के अंदर। और रही बात मार्केट की वैल्यूएशंस की, तो मार्केट पीसीआर के अकॉर्डिंग वो फेयर वैल्यू पे है। एक का पीसीआर करीब निफ्टी का चल रहा है और करीब 1.25 का पीसीआर बैंक निफ्टी का चल रहा है। तो कुल मिला के मार्केट सभी भी एक रेंज में रहेंगे। मैं आपको रेंज बता देता हूँ। 24,000 मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उससे पहले 24,200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स पे मार्केट एक बार रोकेंगे। प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि 24,000 तक भी मार्केट को ड्रैग किया जा सकता है। और दूसरा, और ऊपर 24,800 जो रीसेंट हाई बना है वही मार्केट्स का ऑलमोस्ट हाई रहेगा। आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। बैंक निफ्टी में 52,000 ब्रेक होगा तो 51,800 को टेस्ट करने के लिए इमीडिएटली चले जाएंगे। और एक बार अगर 51,800 ब्रेक होगा तो फिर मार्केट एक मेजर सेल ऑफ की तरफ भी जा सकता है। टिल जब तक 51,800 ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट्स के अंदर पोजीशंस को 30-40% प्रॉफिट बुकिंग करके होल्ड कर सकते हो आप। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चला सकते हो। नई पोजीशन तो में नहीं लेनी चाहिए। सामने इवेंट है, विक्स थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अभी थोड़ा दूर रहे। और रोल ओवर के नंबर पे भी थोड़ा कमजोरी चल रहा है, उतना स्ट्रांग है नहीं। तो फिलहाल नई पोजीशन के लिए ना है, पुरानी पोजीशन में 30-40% ऑलरेडी आपको बुक कर लेना चाहिए था। अगर नहीं किया तो देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ अभी आप। और फिलहाल अभी इंडेक्स से दूर रहो, इंडेक्स से बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा। थेमेटिक, स्टॉक स्पेसिफिक, बजट ओरिएंटेड थीम्स के साथ ही आप चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बड़ी पोजीशन लेने की सलाह नहीं है, नई पोजीशन लेने वाले फिलहाल बाजार में एंट्री नहीं करें। जो एग्जिस्टिंग पोजीशन वाले हैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट अपना बुक करते चले, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स हैं इस पूरे हफ्ते। अर्निंग्स हैं, एक्सपायरी है, बजट है, ग्लोबल इवेंट्स भी काफ़ी सारे इस बीच हम देखेंगे, वहाँ से भी इम्पैक्ट दिखेगा बाजार पर। तो ये काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जिस पर कि हमारी नज़र बनी रहेगी और इसका इम्पैक्ट भी बाजार पर दिखेगा। ये कुछ रेंज आपको बता दी हैं निफ्टी के लिए अहम, जो अब सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं वो 24,000 24,400 के आसपास के हैं। ये बैंक निफ्टी के लिए है, अभी भी 52,200 के ऊपर है। जब तक 52,000 के ऊपर रहता है
तब तो चिंता करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये लेवल्स अगर टूटे तो फिर एक बड़ी बिकवाली यहाँ पर बाजार में आ सकती है। तो इन लेवल्स पर नजर रखिए, अनवाइंडिंग का प्रेशर बना रहेगा, संभल के ट्रेड कीजिए इस पूरे हफ्ते बाजार में। ये है सलाह आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए नितिलेश पावस्कर जी जुड़ चुके हैं। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता रहने वाला है ये भारतीय बाजारों के लिए। आज की शुरुआत आप कैसे देख रहे हैं और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। देखो, लास्ट सेशन में भी जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि जो भी आपका लॉन्ग से उसके लिए 24,600 से आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और उसी लेवल के नीचे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है ये वीकनेस है वो थोड़ा सा और बढ़ सकती है। आगे सामने बजट है तो इस वजह से क्वांटिटी को आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ा सा बजट के समय पे लाइट अगर हम लोग जाएंगे तो अच्छा होगा। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि अगर हम लोग 24,400 के नीचे सस्टेन होते हैं तो एक बार हम लोग 24,200 150 ये लेवल्स भी आज के दिन देख सकते हैं। तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हड़बड़ाहट में कोई गैप डाउन में कोई भी बड़ा पोजीशन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि सामने इवेंट है। तो वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन होगा। और दूसरी चीज अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक में मैं कम स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। लास्ट शो में भी मैंने 2 स्टॉक से रिकमेंड किए थे, वहां पे टारगेट हुआ और मुझे लग रहा है कि आज भी एक अच्छा खासा मौका है, वहां पे हम लोग शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ऑरो फार्मा थोड़ा सा फार्मा सेक्टर में एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर करेक्टिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो ऑरो फार्मा के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। ऑरो फार्मा में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा डेली चार्ट के ऊपर छोटा सा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो 1330 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे बाजार जाता है तो यहाँ पे हम लोग बिकवाली करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 1340 के आसपास हम लोग मेंटेन करेंगे। टारगेट होगा 1300 रुपए के आसपास। ठीक है। तो यह है सलाह। औरोबिंदो फार्मा में तेजी बिकवाली करने की सलाह है नितिलेश जी की तरफ से। तो यहाँ पर नज़र रखिए और 1300 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए, हमारे एक्सपर्ट भी काफ़ी कॉशियस ट्रेड यहाँ पर देख रहे हैं नितिलेश जी की तरफ से। आज केवल एक ही ट्रेडिंग आइडिया निकल कर आए हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आप संभाल के बनाइए और अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू नितिलेश जी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो इस बीच एक अपडेट भी आ रहा है चीन की तरफ से। चीन ने एलपीआर दरों में, जिसका कि हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसमें कटौती कर दी है। काफ़ी सरप्राइजिंग मूव, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती हम देख रहे हैं एशियाई। एक तरीके से इसको पॉलिसी मूव की तरह देखना चाहिए चीन में, क्योंकि ज़्यादातर जो वो लेंडिंग करते हैं वो 1 साल के एलपीआर दरों पर करते हैं। तो वहाँ पर कटौती हो गई है, ये एक अपडेट आ रहा है चीन की तरफ से। तो इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स की बात कर लेते हैं। और इस बीच ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नतीजे भी आए हैं, ये भी देख लेते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनियों ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए, ये बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी अर्निंग्स पे फोकस कर देते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है लार्जली गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अब देखा जाए तो हम लोग जो है सीक्वेंशियली नंबर्स इसको देख रहे हैं, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मर्जर का इम्पैक्ट आया तो वो कंपेरेबल नहीं है। एसेट क्वालिटी हालांकि देखा जाए तो थोड़ी डिटोरिएशन ज़रूर आई है, बट ओवरऑल कमेंट्री में जो है इनलाइन सेट ऑफ जो है कमेंट्री आगे जाते हुए देखे मिली है। लार्जली बाकी 4 निफ्टी कंपनीज़ के वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रिलायंस की भी बात करें तो सारे पैरामीटर्स में जो है अनुमान से कम नतीजे आए। रिलायंस के ओवरऑल मिस आया है। ओटीसी सेगमेंट जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस आता है वो मिस हुआ है। रिटेल सेगमेंट मिस हुआ है। हालांकि अगर हम गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो वो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। रिलायंस जियो की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा आरपू है, जो ऑलमोस्ट 182 रुपीज़ आया है और ये लगातार चौथे क्वार्टर तक जो है सेम आरपू रहा है, सपाट रहा है 4 क्वार्टर से एआरपी। और टेलीकॉम लार्जली इनलाइन आया है। विप्रो की बात करें तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है, अनुमान से कमज़ोर नतीजे देखने मिले और उनके जो है ऑफकोर्स एडीआर में भी भारी गिरावट जो है कल ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। जो आउटलुक है सितंबर क्वार्टर के लिए, उन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस रखा है आईटी सर्विसेज बिजनेस का, वो लगभग -1 से लेके +1 तक कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ पे है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें, यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे आए हैं। रेवेन्यू अबव एस्टिमेट्स आए हैं, लेकिन एबिडा, पैट और इम्पॉर्टेंटली मार्जिन, जो तीनों ही हम लोग देखते हैं कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज़ को, तीनों ही सेगमेंट जो है अनुमान से कमज़ोर आए हैं। और आखिर में कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करूंगा, जहां पे एनआई, पैट और इवन जो आपके एसेट क्वालिटी है अनुमान से जो है कमज़ोर परफॉर्मेंस की है। तो लार्जली 4 निफ्टी कंपनीज़ के जो है कमज़ोर परफॉर्मेंसेस रहे हैं।
जल्दी से इंपॉर्टेंट अर्निंग्स में बता देता हूँ मिड कैप के, जहाँ पे एक्शन है, और कुछ कुछ एफएनओ वाले भी अर्निंग्स हैं जिन्हें मैंने पिकअप किए हैं कुछ लिस्ट से। निप्पॉन एएमसी के गुड सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ट्रिल जो ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स है उनके भी नतीजे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। और ऑफकोर्स येस बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और शक्ति पंप्स में भी जो अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी देखने मिल रहे थे हमको शक्ति पंप्स के सेगमेंट में, स्पेशली सोलर पंप्स को लेकर। आखिर में पीवीआर आइनॉक्स, ऑफकोर्स यहाँ पे हमको इम्पैक्ट देखने मिली इलेक्शंस की, हीट वेव की। और यहाँ पे देख सकते हैं लॉस जो है बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट 180 करोड़ का आ गया है। तो कमज़ोर नतीजे जो है आपको पीवीआर आइनॉक्स, आरती सर्फैक्टेंट्स, ऐसे स्टॉक्स में जो है देखने मिले हैं। ठीक है, तो 5 निफ्टी कंपनियों के नतीजे हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे अहम मिड कैप कंपनियों के भी नतीजे घोषित किए हैं। उस पर आज नज़र रहेगी। निफ्टी कंपनियों की स्पेशली अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक को छोड़ दे तो बाकी सभी कंपनियों के नतीजे थोड़े कमज़ोर साइड पे रहे, तो बिल्कुल आज इसका इम्पैक्ट दिखेगा मार्केट की चाल पर। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। बिल्कुल पूजा, अनंत राज फोकस में रहेगा। एमओयू साइन किया है गूगल के साथ डेटा सेंटर को लेके, तो इस स्टॉक में जो है बड़ी रिएक्शन देखने मिल सकती है स्टॉक में आज। और ऑफ कोर्स अच्छी रैली ऑलरेडी अनंत राज में हमने देखी हुई है इस डेटा सेंटर के थीम के ऊपर। एचजीवी इंफ्रा को 709 करोड़ का ऑर्डर आया है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से। वही जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ने जो है स्लरी प्रोजेक्ट को लेके जो है एक जेएसडब्ल्यू स्टील से खरीदारी की है 1700 करोड़ में। एनालिस्ट कहते हैं कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे एक्विजिशन हुई है। ये 20 साल का एग्रीमेंट रहेगा। एनएलसी की बात करें तो यहाँ पे सीएमडी ने अप्रूवल दे दिया है आईपीओ के लिए, उनकी रिन्यूएबल्स आर्म के लिए। अब याद रखिए ये Q1 FY26 में हो सकता है। पीसी ज्वेलर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1 टाइम सेटलमेंट दे दिया है और यहाँ पे कैश इक्विटी में ट्रांसफ़र हो सकती है और लगभग 2250 करोड़ वो ऑफर करेंगे। वेदांता को हाईएस्ट बिडर बना दिए हैं 2 मिनरल माइंस को लेके। और आखिर में टेक्सटाइल स्टॉक्स पे जो है, जो स्पेशली एक्सपोर्टर्स है उनके लिए पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एक सिविल अनरेस्ट बांग्लादेश में देखने मिले ओवर द वीकेंड जो है ये न्यूज़ फ्लो आई है। और बांग्लादेश वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है टेक्सटाइल्स का, और भारत भी जो है उस कैटेगरी में आता है। तो सिविल अनरेस्ट जो है वापस देखने लगे स्टूडेंट एजिटेशन से, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को। लेकिन याद रखिए जो ग्लोबल फ्रेट कॉस्ट है अभी भी बढ़े हुए हैं, स्पेशली जो आपके मिडिल ईस्ट में के कारण। ठीक है, तो ये हैं आज के लिए खबरों वाले शेयर, जिस पर फोकस रहेगा। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो आज कई सारी रिपोर्ट्स हैं हमारे पास ब्रोकरेजेस की तरफ से, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज के आ चुके हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीवीआर आइनॉक्स के साथ, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्टेक ने अभी सेल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1273 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह कि कहीं पे अगर शुरुआत की देखें साल की तो एक वीक नोट पे हुई है। इसी के बाद उनका मानना है कि कहीं पे फर्स्ट हाफ जो है वो भी कहीं पे वीक ही रहेगा कंपनी के लिए, और आगे जाके क्यू में भी ये जो वीकनेस है वो आगे हमें देखने को मिल सकती है। अगर वही बात करें यूबीएस की, तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रा व्यू हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1800 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे हालांकि Q1 जो था वो म्यूटेड था, बट आगे जाके होप्स जो है वो सेकेंड हाफ पे रहेंगे कंपनी के लिए। अगली बात करते हैं पेटीएम की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे कहीं पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 325 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन जो थे वो कहीं पे अंडर मतलब प्रेशर में ही रहने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और आगे जाके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कहीं पे सुधार जो होगा वो कहीं पे की री रेटिंग के लिए एक फैक्टर रहेगा। और इसी के बाद अगर हम जेफरीज की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 420 रुपीज़ का रखा है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे आरबीआई का जो ओवरऑल इम्पैक्ट था वो पूरा का पूरा अभी स्टेबलाइज हो चुका है। आगे जाके कॉस्ट कंट्रोल जो रहेगा एक प्रॉफिटेबिलिटी के लिए की रहेगा कंपनी के लिए, और इसी के साथ साथ एक बिजनेस रिकवरी जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है आगे जाके पेटीएम में। अगली बात करते हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1260 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि कहीं पे कंबाइन रेशियो की बात करें तो वो जो गिर रहा है वो एक अच्छी बात है, बट अगर हम ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो कहीं पे एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, और इसीलिए एक अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखा है। और उसी के बाद मॉर्गन स्टैनली जो है उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 2205 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आगे जाके भी हमें आउट परफॉर्मेंस जो है वो स्टॉक की तरफ से देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात
करते हैं आईटीसी की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे इनिशिएट किया है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस है 535 रुपीज़ का। उनका मानना है कि कहीं पे नॉन सिगरेट रेवेन्यू सेगमेंट की तरफ से एक एबिट कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। इसी के बाद जो एफएमसीजी में टेलविंड्स है वो भी काफ़ी अच्छी है, जो कि आईटीसी के लिए अच्छे से प्ले आउट हो सकती है और वैल्यूएशन में अभी भी कहीं पे री रेटिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो नॉन एफएमसीजी वॉल्यूम्स है उसमें आगे जाके ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेजेस की देखें तो ये सब कंपनीज पे आज नज़र रखना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन सब कंपनीज पे देखने को मिल रहा है। ओके, थैंक यू गौरव इस पूरे अपडेट के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए कुंवरजी ग्रुप से रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच ईडी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज कैसे ट्रेड करें कमोडिटी मार्केट में। गुड मॉर्निंग। काफी इवेंटफुल वीक की शुरुआत भी इतने क्यूज से हो रहे हैं। लग रहा है कि थोड़ा नियर टर्म में कमोडिटीज अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि फिर भी आज थोड़ा लास्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद गोल्ड में शॉर्ट कवरिंग होगा, क्योंकि थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ रहा है। आई थिंक थोड़ा गोल्ड में फोकस करें। लास्ट वीक के करेक्शन के बाद एक अट्रैक्टिव लेवल पे 72,900 पे गोल्ड बाय करें, 72,600 के स्टॉप लॉस के साथ 73,500 तक के लेवल दिख सकते हैं। वही वीक डॉलर के वजह से एल्यूमिनियम भी 219 के करीब आप बाय करें 224 के टारगेट के लिए। 217 वुड बी स्टॉप लॉस। एंड नेचुरल गैस एक अच्छे गैप अप के साथ आज ओपन होने की इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि लग रहा है कि सस्टेन नहीं हो सकता। एंड आई थिंक जिस हिसाब से इन्वेंटरी लेवल्स एंड डिमांड के लेवल है, आई थिंक 180 के करीब वहां पे सेल किया जा सकता है। 172 का टारगेट होगा। 183.50 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू रवि आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। तो नेचुरल गैस में 172 के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए नेचुरल गैस पर, और एल्यूमिनियम में खरीदारी आप कर सकते हैं 224 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 217 का। गोल्ड में भी आज तेजी करने की सलाह आपके लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। हमारे साथ नमस्कार।